प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह डीएवी पीजी कॉलेज वाराणसी के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से संबंधित हूँ। आज मैं आपके सामने सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी इन इंडिया विषय पर चर्चा करूँगा। यह MA 4th सेमेस्टर के कोर पेपर का टॉपिक है और आज हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसमें इस टॉपिक के इस परंपरा के कुछ प्रमुख इतिहासकारों और सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी की विशेषताओं पर आज हम चर्चा करेंगे। भारत और एवं एशिया के अन्य देशों में सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी का अध्ययन इतिहास के अध्ययन की दिशा में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसे सबाल्टर्न हिस्ट्री के साथ साथ ही भारतीय परिप्रेक्ष्य अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि जनवादी इतिहास, निम्नवर्गीय इतिहास, नीचे से उभरता इतिहास, उपाश्रयी इतिहास। यह इतिहास के अध्ययन में मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसमें विशेष रूप से जनसाधारण को केंद्र में रखकर इतिहास लिखने की कोशिश की जाती रही है। इस परंपरा के इतिहासकारों का मानना है कि इतिहास में परंपरागत दृष्टिकोण से अलग हटकर हमें नवीन दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ताकि हम इतिहास के सभी पक्षों को, इतिहास में शामिल सभी लोगों के बारे में सही जानकारी प्रस्तुत कर सकें। परंपरागत इतिहास ऐतिहासिक घटनाओं का, खासकर उसमें शामिल सभी लोगों का सही ढंग से चित्रण नहीं प्रस्तुत करता है। इतिहास में सामान्य जन को केंद्र लाने की भूमिका सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स ने आरंभ की थी। मार्क्स के विचारों में सामाजिक विकास की प्रक्रिया, आर्थिक तत्वों की प्रधानता, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष आदि तत्वों पर चर्चा की गई। कालांतर में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इटली के मार्क्सवादी चिंतक आंटोनियो ग्राम्शी ने अपने इतिहास में सामान्य जन को केंद्र में रखा और संभवतः उन्होंने ही सबसे पहले सबाल्टर्न शब्द का भी प्रयोग किया। इस सबाल्टर्न वर्ग के अंतर्गत विशेष रूप से कृषकों, कबीलाई मजदूरों और फैक्ट्री के मजदूरों और सामान्य जन के इतिहास को केंद्र में रख इतिहास लिखने की कोशिश की जाती है। भारत में इस परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि 20वीं सदी के आरंभ से ही अनेक लोगों ने इतिहास के केंद्र में सामान्य जन लोगों को रखा और बहुत से इतिहासकारों जैसे कि A.R. देसाई हैं, K.S. सिंह हैं, D.D. कौशाम्बी हैं आदि लोगों ने भी सामान्य जन का इतिहास लिखने का अपने तरीके से कोशिश किया। जैसे कि D.D. कौशाम्बी ने अपने इतिहास लिखने में वर्गभेद को सामने लाया। भारतीय इतिहास के सामंतवादी तत्वों पर डॉक्टर R.S. शर्मा ने प्रकाश डाला है। आगे चलकर सुमित सरकार, रजनी पामदत्त, रोमिला थपर आदि लेखकों ने भी मार्क्सवादी ढंग से अपने भारत में इतिहास लिखने की कोशिश किया, लेकिन 1980 के आसपास इतिहास की धारा में एक नई प्रक्रिया देखी गई। विशेषकर रणजीत गुहा ने एक नई प्रक्रिया के साथ इतिहास लेखन का शुरुआत किया और उन्होंने सबाल्टर्न स्टडीज नामक श्रृंखला में सबाल्टर्न स्टडी या सबाल्टर्न इतिहास लेखन को आगे बढ़ाने का कोशिश किया। आगे चलकर इस परंपरा में पार्था चटर्जी, ज्ञानेंद्र पांडे, आशीष नंदी, वृंदा बोस आदि लोगों ने मिलकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया। अब हम सबाल्टर्न हिस्ट्री के कुछ सामान्य विशेषताओं पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि रंजीत गुहा और सबाल्टर्न ग्रुप के इतिहासकारों का मानना रहा है कि भारतीय समाज को एक समरूप समाज या बने बनाए सामाजिक वर्गों एवं उत्पादन संबंधों के माध्यम से देखने के बजाय कुलीन जनों एवं आम जन के विभाजन पर आधारित समाज के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार पूंजीवादी प्रगति एवं परिपक्व वर्ग चेतना के उद्भव से पूर्व किसानों, श्रमिकों एवं विविध जनजातियों आदि का अध्ययन इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी होगा, क्योंकि इस इतिहास में लोक चेतना के तत्व विद्यमान रहते हैं। सबाल्टर्न स्कूल के अधिकांश इतिहासकार मूल रूप से प्रारंभ में मार्क्सवादी इतिहासकार रहे हैं, तो उनकी विचारधारा में मार्क्सवादी तत्वों की प्रधानता देखी जा सकती है, लेकिन उन्हें लगा आगे चलकर कि मार्क्सवादी तरीके से खासकर भारतीय समाज को ठीक ढंग से समझा नहीं जा सकता है, इसलिए उन्होंने एक अलग धारा पकड़ने का कोशिश किया। इन लोगों ने मार्क्सवादी इतिहास लेखन में भी अभिजात वर्ग के प्रभाव को रेखांकित करने का कोशिश किया। इनका मानना है कि बड़े बड़े विद्रोहों और क्रांतियों की चर्चा जब इतिहासकारों, खासकर मार्क्सवादी इतिहासकारों ने की है, तो उनके द्वारा आम आदमी को वो जगह उस इतिहास लेखन में नहीं मिल पाया जो कि उसे मिलना चाहिए था। यह तथ्य तो महत्वपूर्ण है ही और बहुत से लोग इस पर सहमत हैं, किंतु इतिहास लेखन में
आम जनता को किस तरीके से केंद्र में लाया जाए, इसके तरीकों को लेकर अलग अलग मत रहे हैं और सबाल्टर्न ग्रुप अपने तरीके से इसको समझने का कोशिश किया है। सबाल्टर्न इतिहासकारों का मानना रहा है कि परंपरागत इतिहास लेखन में जब भी आम जनों की बात की जाती है, मार्क्सवादी इतिहासकारों ने आम जनों की बात की जाती है, तो उस वर्ग के नेताओं ने जो आम जन को है वो एक कठपुतली बना के प्रयोग किया है। इस समुदाय या इसे एक ऐसे आम जन को एक ऐसे समुदाय के रूप प्रस्तुत किया गया है जो विद्रोह तो करता है किंतु इसका अपना कोई विवेक नहीं होता है। परंपरागत इतिहासकारों ने आम जन की चेतना को समझने का कभी भी वैसा प्रयास नहीं किया जैसा होना चाहिए था। ये लोग मानते हैं कि समाजवाद ने भी आम जन को आमतौर पर मोहरा बनाकर ही प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसलिए सबाल्टर्न स्कूल के इतिहासकार आम जन की चेतना को समझने का और उसे इतिहास का केंद्र बनाने का कोशिश करते हैं, अपने इतिहास में प्रयोग करते हैं। भारत में सबाल्टर्न अध्ययन को यूरोप के प्लेबियन हिस्ट्री के समान भी कभी कभी बताया जाता है। यूरोप का इतिहास लेखन निम्न वर्गों का इतिहास कहा गया है। सबाल्टर्न सिद्धांत के प्रतिपादकों ने भी इस बात पर विशेष बल दिया है कि इतिहास लेखन में आम आदमी को पेट से सोचने वाले निर्विवेक जाहिल लोगों के बजाय उनकी चेतना एवं मानसिकता को समझने की कोशिश हमें करना चाहिए। आम लोगों द्वारा विद्रोह एवं कार्यों की भागीदारी भूमिका को समझने के लिए आम आदमी के नजरियों, उसकी सोच, उसकी पीड़ा आदि को समझ कर ही वास्तविक इतिहास लेखन किया जा सकता है। इन इतिहासकारों का मानना है कि ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े विद्रोहों एवं आंदोलनों में भाग लेने वाले नेताओं की सोच सदैव उनके कुलीन नेताओं से पूरी तरह से मेल खाती हो। सामान्य जन की सोच अलग होती है। वह अपनी आवश्यकताओं एवं अनुभवों के लिए वह उस संघर्ष में भाग लेता है, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि उसके नेता उसको वो महत्व नहीं देते हैं या उसके साथ धोखा कर जाते हैं। सबाल्टर्न स्कूल के इतिहास लेखन में यह बात तो महत्वपूर्ण लगती है कि आम आदमी की चेतना एवं मानसिकता को समझा जाए, किंतु स्वयं सबाल्टर्न इतिहासकार इस प्रश्न पर हम सहमत नहीं हैं कि या एक मत नहीं है कि आम आदमी की चेतना का वास्तविक स्वरूप क्या हो। आम आदमी में बुनियादी समानताएं तथा समय और स्थान के अनुरूप में विविधताएं जो है उन्हें किस तरह से रेखांकित किया जाए। किंतु इस बिंदु पर यह विचारक प्राय सहमत हैं कि आम आदमी की चेतना में शोषण के प्रति एक विरोध रहता है और यह चेतना जो है विरोध की चेतना होती है जो व्यवस्था के चरमराने पर स्वतः ही विद्रोहियों को जन्म देती है। किंतु समस्या यह होती है कि आम जनता में राजनीतिक संगठन का प्राय अभाव रहता है। विद्रोह के दिशा के संबंध रंजीत गुहा ने प्रतिवाद एवं क्षेत्रीयता जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, किंतु रंजीत गुहा एवं अन्य इस समूह के इतिहासकार इन दोनों शब्दों का बहुत ठीक ढंग से स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं। इस इतिहास लेखन में एक अन्य कठिनाई इसकी शोध पद्धति को लेकर भी रहा है। इन इतिहासकारों ने यद्यपि आम आदमी की चेतना को केंद्र में रखकर इतिहास लिखने का कोशिश किया है, किंतु अभी तक इन्होंने कोई विशिष्ट ऐतिहासिक पद्धति की तलाश नहीं की गई है। वस्तुतः हमें उन्हीं स्रोतों को तराशना होता है जो पहले से हैं और वो प्रायः कुलीन नजरियों से लिखा गया है, और उसमें से कैसे हम आम जन की भूमिका को छांटें, निकालें, ये एक बड़ी समस्या रही है। क्योंकि इसके पहले के जो इतिहास लेखन होता रहा है उसमें शायद ही उन कुलीन इतिहासकारों ने ईमानदारी से आम जनता की भूमिका को रेखांकित करने का कोशिश किया हो। इसके बावजूद ऐसे समाज के लोगों की चेतना का चिंतन करना निश्चित ही एक कठिन कार्य है और निसंदेह इस प्रकार के अध्ययन चुनौतीपूर्ण कार्य जो है सबाल्टर्न स्कूल के इतिहासकारों ने उठाया है। तो इसके लिए हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए और उनके हिम्मत को दाद देनी चाहिए। सबाल्टर्न स्कूल के इतिहासकारों ने एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की है कि जैसा कि भारत का उपनिवेशवादी आंदोलन था, उपनिवेशवाद काल में जो स्वतंत्रता आंदोलन चला, उसमें भी किस तरह से सामान्य जन की और उसके नेतृत्व की भूमिका रही है, इसको भी इन लोगों ने विश्लेषण किया है। क्योंकि वह भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जो है उपनिवेशवादी काल का जो आंदोलन रहा है, यह आंदोलन बहुत कुछ स्वतंत्र भारत की भविष्य को तय किया है। इस स्कूल के विचारकों का मानना है कि इस काल में जो भारतीय समाज का मुख्य अंतर्विरोध था वह अभिजात वर्ग और निचले स्तर की जनता का था, और इसमें अभिजात वर्ग में वे ब्रिटिश अधिकारी और ब्रिटिश नेतृत्व के साथ साथ कुछ भारतीयों को अभिजात वर्ग का ही हिस्सा मानते हैं।
वे कहते हैं कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने में भारतीय जनता में कभी एकता स्थापित नहीं हुई, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं उसकी संकल्पना को वे एक रूप में स्वीकार नहीं कर सकते कि हमेशा वो एकमत रहा है, बल्कि इनका मानना था कि यह हमेशा ही दो अलग अलग धाराओं के रूप में चली है। उनका मानना है कि साम्राज्य विरोधी वास्तविक संघर्ष जो है वो आम जनता द्वारा लड़ा गया, जबकि अभिजन वर्ग द्वारा जो संघर्ष किया गया वह अवास्तविक स्वाधीनता आंदोलन था। यह इतिहास कांग्रेस के बहुत से नेताओं को भी अभिजन वर्ग का ही मानते हैं। यद्यपि सबाल्टर्न स्कूल के इतिहासकारों का दृष्टिकोण नव साम्राज्यवादी इतिहासकारों से मिलता जुलता है, किंतु एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि नव साम्राज्यवादी इतिहास लेखन इस आंदोलन को यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन को दो धाराओं में विभाजित होकर नहीं देखता है। सबाल्टर्न स्कूल के इतिहासकारों की आलोचना भी हुई है, उनकी विचारधाराओं की आलोचना भी हुई है। यह आलोचना कई बिंदुओं पर हुई है। हम कुछ बिंदुओं को यहाँ रेखांकित करना चाहते हैं, जैसे कि सबाल्टर्न की अवधारणा को लेकर भारतीय संदर्भ में सबाल्टर्न की जो अवधारणा है और आम जन की जो अवधारणा है उसको लेकर चर्चा हुई है। दूसरी, सबाल्टर्न चेतना का अर्थ और स्वरूप को लेकर हुई है। तीसरा, सबाल्टर्न स्वायत्तता की बात जो की जाती है और उसके स्वरूप को भी लेकर चिंता आलोचना इनकी अन्य समूहों द्वारा की गई है। साथ ही सबाल्टर्न समूह के संगठनात्मक पहलू पर भी कुछ आलोचनाएं हुई हैं। कुछ आलोचनाओं पर हम आज चर्चा करते हैं, जैसे कि आलोचकों का मानना है कि सबाल्टर्न शब्द की अवधारणा स्वयं में भ्रामक है। भारत देश जैसे देश में जहाँ पर कि अनेक समूह हैं, जैसे कि या भारत के किसानों को लिया जाए, जनजातियों को लिया जाए, निम्न श्रेणी कर्मचारियों को लिया जाए, महिलाओं को लिया जाए, सबाल्टर्न जो सोच है इन सबको एक में रखता है, एक श्रेणी में रखता है और इस वर्ग की मानसिकता को एक साथ देखने का प्रयास करता है। लेकिन यदि हम देखें तो भारतीय समाज अत्यंत जटिल है। इन सभी को एक खेमे में रखकर हम ठीक ढंग से इनका विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही दूसरी आपत्ति यह आती है सबाल्टर्न चेतना के स्वरूप को लेकर। इस चेतना को एक आदर्शवादी स्वरूप देने का प्रयास किया जाता है, किंतु जैसे कि हमने कहा है कि कुलीन प्राथमिक स्रोतों के आधार पर इस वर्ग यानी आम जनता की चेतना और मानसिकता को समझना एक अत्यंत ही जटिल कार्य है। इस स्कूल का मानना है कि सबाल्टर्न स्कूल का मानना है कि सबाल्टर्न वर्ग का स्वरूप नेतृत्व या संगठन प्रदान करने वाले राजनीतिक दलों से अपेक्षाकृत स्वायत्त होता है। आम जनता का जो सोचना है और जो उसके नेतृत्व का सोचना है दोनों अलग होता है, लेकिन इसकी पहचान बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। कई बार इसके भ्रम में सही ढंग से इतिहास नहीं लिखा जा सकता है। वर्तमान समय में सबाल्टर्न स्कूल के साथ ही साथ अनेक नए धारा के इतिहास लेखन भारत में दिखाई दिया है। इन लोगों में सार्थक आपसी संवाद भी हुआ है। आधुनिक इतिहास के एक महत्वपूर्ण विचारक सुमित सरकार का मानना रहा है कि सबाल्टर्न मानसिकता में समय एवं स्थान की विविधताओं को विश्लेषण पर भी ध्यान दिया जाए तो यह इतिहास और भी बेहतर हो सकता है। सुमित सरकार स्वयं भी सबाल्टर्न स्कूल की विचारधारा से प्रभावित रहे, किंतु उनकी इतिहास दृष्टि रंजीत गुहा एवं इस समूह के अन्य इतिहासकारों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ रही है। उन्होंने अपने इतिहास लेखन में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विकसित अंतर विरोधों का भी वर्णन किया है, जिसको प्रायः कैम्ब्रिज स्कूल और राष्ट्रवादी स्कूल के इतिहासकारों ने नकार दिया था। सबाल्टर्न स्कूल के अनेक इतिहासकार लेवी-स्ट्रास के संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद एवं सामाजिक इतिहास से भी प्रभावित रहे हैं। जैसे कि ज्ञानेंद्र पांडे की पुस्तक द कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनलिज्म इन कॉलोनियल नॉर्थ इंडिया में बहुत महत्वपूर्ण ढंग से भारत की सांप्रदायिकता के बिंदुओं को समझने का कोशिश किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जो सबाल्टर्न इतिहास का जो लेखन शुरू हुआ यह भारतीय इतिहास को लिखने की एक नई दृष्टि है, एक नए तरीके से समझने की चेतना, जिसमें आम वर्ग को, सामान्य जनता को, कमजोर वर्ग को, दलितों को केंद्र में रख इतिहास लिखने की कोशिश की गई है और इसमें आम जनों की मनोभावना एवं उपलब्धियों को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। एक अभिनव प्रयास है। इसमें वर्तमान में भी अनेक नए प्रयोग हो रहे हैं जो निश्चित रूप से इतिहास लेखन को, भारतीय इतिहास लेखन को एक नई दिशा की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद।